चलो, तो थोड़ा सा रिवीजन वाले थे कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कल की क्लास में पहले परसों की क्लास में क्या पढ़े थे? अलैंगिक जनन के बारे में। कल लैंगिक जनन। तो अलैंगिक वाला 5 प्रकार आते हैं ना, नाम, काम, कायिका, प्रबंधक। बताओ स्पाइरोगायरा में कौन सा जनन होता है? क्या गुंडा बने करे तुम? पुनर्जनन। प्लेनेरिया में भी पुनर्जनन। ईस्ट में मुकुलन। हाँ। अमीबा में विखंडन, कहता विखंडन। ठीक है, तो अब आते हैं लैंगिक जनन पर। क्या? लैंगिक जनन पर याद रखो। लैंगिक जनन का नोट्स तुम सब कैसे बनाना था? लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जनक भाग लेता है, एक नर व दूसरा में मादा, और दोनों में युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा का युग्मक। ठीक है, ये भी बताए थे। और आगे क्या लिखना कि युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यानी कि जो युग्मक होता है, देखो अभी तुरंत बोल दिया फट दो ने, समझे ना? उसमें क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिख देना कि युग्मक का जो निर्माण होता है किसके द्वारा था? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या आ जाती? आधा। ठीक। अब उसके बाद हम बताए थे कि किसी भी जीव को अगर उसको संतान उत्पत्ति करना है तो उसको क्या आना चाहिए? एज होना चाहिए। वो 14 वर्ष, एगो के 12 वर्ष। क्या बोलते हैं? 14 वर्ष, एगो के 12 वर्ष। ठीक नहीं, तो इसी को बोलते हैं एक अवस्था तक आना पड़ता है। क्या बोलेंगे? अवस्था तक, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। किशोरावस्था यहाँ पर लिख देना, इसको पीछे लिख देना, किशोरावस्था। ठीक है, यानी कि किसी भी संतान को अगर कोई भी जीव चाहता कि हम संतान उत्पन्न करें तो उसको क्या आना पड़ेगा? एक अवस्था तक आना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। तो नर का किशोरावस्था कितना होता है? 14 वर्ष, और मादा का 12 वर्ष। यानी कि जब 14 वर्ष के होगा तो उसके अंदर में शुक्राणु बनना, यानी कि युग्मक बनना, मतलब इस नर में 14 वर्ष में युग्मक बनता और मादा में 12 वर्ष में युग्मक बोले थे। इसका शुक्राणु, उसका अंडाणु बनना पड़ा। यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद फिर पढ़े थे किसके बारे में? पेड़ पौधों में लैंगिक जनन। तो पेड़ पौधों के लैंगिक जनन इसमें जैसे बता दिए कि, और बताने पहचानने का तरीका भी बताए थे कि 14 साल की उम्र होगा तो उसका आवाज भारी होगा, दाढ़ी मूंछ जाएगा, और महिला में भी बताए थे, पता है ना? लेकिन पुष्प में कैसे पता है, सॉरी, पेड़ पौधा में कैसे पता चलेगा? तो जब वो फूल देना शुरू कर देगा, जब वो फूल देना शुरू कर देगा तो इसका मतलब कोई भी पौधा संतान उत्पन्न करने के लिए क्या रेडी है। ठीक है, तो यानी कि बोला जाए कि पौधे का जनन भाग कौन सा है, तो याद रखना क्या बोलना है? पुष्प। क्या बोलना है? पुष्प। ये पुष्प जो है वो जनन भाग है। क्या है? जनन भाग। क्या है? जनन भाग। और पुष्प का चित्र भी बताए थे, ये वाला। और ये था, ये क्या है जो पार में भी क्या है? दलपुंज है। ये क्या है? दलपुंज है। और ये वाला जो है बाह्य दलपुंज है। और ये पुष्पासन। ये सब कौन सा अंग है? सहायक अंग। कौन सा है? सहायक अंग। अभी हम पढ़ रहे हैं पुष्प की संरचना, इसी पढ़ देना तुमको मिल जाएगा। और इसको बोलते हैं पुमंग। याद है ना? पुमंग के समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसको बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। ये जो 3 को बोले थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन, ये सब क्या है? सहायक अंग। ठीक है, मतलब ये जो है ना जनन, यानी कि पेड़ पौधा के जनन अंग को क्या करता? सुरक्षा करके रखता। समझा? बस यही है। और उसके बाद ये पुमंग जो है ये क्या है? नर भाग। क्या है? नर भाग या नर अंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मादा, मादा अंग। और इस जयांग के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और पुमंग के समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक। उसके बाद आगे फिर क्या पढ़े थे? यहाँ पर नोट्स बना लेना, पुष्प की संरचना और सबके बारे में लिख लेना। जयांग ये क्या है? जयांग क्या है? तो मादा जनन अंग है। पुष्प यदि पेड़ पौधे का मादा जनन अंग क्या है? जयांग है। स्त्री केसर। उसके बाद लिख देना नीचे में, यानी कि जयांग के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इसी में लिख लेना जयांग क्या चाहिए, तो पेड़ पौधे के मादा जनन अंग को क्या बोला जाता है? जयांग। इसी के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये 3 भागों में होता है। उसके बाद नीचे में चित्रबाई से पा लेना, चित्रबाई से ये वाला, इसके बारे में 3 भाग में से करके लिख लेना। ठीक। और उसके बाद लिख लेना किसके बारे में? पुमंग भाग में। ये नर जनन भाग है, ये नर जनन भाग है। इसके समूह को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और फिर इसका चित्र भाई से नीचे में क्या कर लेना, ऐसे करके ऐसे पार लेना। और ये वाला क्या है? परागकोश। परागकोश, ये वाला सोने का, ये वाला परागकोश। ये तंतु, बता दें कल की क्लास में, तो ऐसे लिख लेना तंतु। ठीक नहीं, इतना लिख के उसके बाद परागकोश के बारे में यहाँ पर फिर बताते हैं आगे क्या लिखना। आगे हम तुम सबको बता देते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो लिख लेना, इतना चित्र पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है नर भाग, क्या बात किए थे? नर भाग ये वाला था। ठीक है, ये था परागकोश। परागकोश के अंदर में क्या बनता है? क्या बनता है? पराग
कण। क्या बनता? पराग कण। यही है बउआ इसका युग्म। क्या है? युग्म। किसका? पुष्प का नर युग्म। पुष्प का नर युग्म कौन है? परागकण। समझा? यही है परागकण। यही वाला जाएगा किसके पास? वर्तिकाग्र के पास। किसके पास? वर्तिकाग्र के पास। और यहाँ पर है ये अंडाशय, ये इतना बड़ा गोल नहीं रहता, जिसके अंदर में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु बोले तो मादा युग्म। क्या है? मादा युग्म। याद रखना, मादा अंग अलग होता है, मादा युग्म अलग होता है। अंग मतलब जिसके अंदर में युग्म बनता हो। समझा? तो यहाँ तक क्लास किया था। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू और आगे किए थे। उसके बाद फिर किए थे परागन के बारे में। क्या किए थे? परागन लिखना है तो क्या लिख रहे हैं सर? परागन। क्या बोले थे? परागन। यानी कि जब पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र तक, यानी कि अपने जाति, याद रखना, अपने जाति के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो तो उसको क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलते हैं? परागन। लेकिन इससे पहले एक चीज भूल चुके हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी भूल गए हो ना? तो परागन, पराग कोश से पराग कण निकल कर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता? परागन। क्या कहलाता? परागन। क्लियर? अब परागन भी दो तरह के होता है, जैसे कि मान लिया जाए, कहाँ था रे? 5 अभी बजा, रुको 1 मिनट रे। हाँ, परागन लिखे से पहले क्या लिख लेना? एक लिंगी द्विलिंगी लिख लेना। उसके बाद अब आते हैं परागन पर। परागन मतलब परिभाषा लिख लेना, ठीक है? परागन दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वयं परागन, फिर उसके बाद पर परागन, ठीक है? तो वह स्वयं परागन किस में होगा? तो द्विलिंगी पौधे में। किसमें? द्विलिंगी पौधे। द्विलिंगी पौधे क्या सर जी? तो वैसा पादप जिसका एक ही पुष्प में, यानी कि एक ही फूल में नर युग्म भी बनता हो और मादा युग्म भी, जैसे कि ओड़हुल के फूल में था और नर मादा एक ही में था। और कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका नर युग्म अलग पौधा में, मादा युग्म अलग पौधा में बनता हो, तो उस पौधे को क्या बोलेंगे? एकलिंगी। तो एकलिंगी किसमें होता है? एकलिंगी में कौन सा परागन होगा? पर परागन। समझा? पर परागन क्या सर जी? तो वह परागन जिसके युग्मकों को स्थानांतरण करने में कोई कारक सहायता करे, तो उस परागन को क्या बोलेंगे? पर परागन। जैसे बोल रहे हैं बस सेम लिखना, बस जितना समझ रहे हैं तुम सबको बस उसी लिख देना, चाहे ऐसे लिख देना। पर परागन हुआ परागन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अभिकर्मक या कारक परागकण को क्या करता? किसी दूसरे पादप फिर स्थानांतरण, यानी कि लेकर जाता हो। स्थानांतरण मतलब लेकर जाता हो। बस यही लिख देगा, तुमको मिल जाएगा नंबर, ठीक है? समझ में आया? कारक के रूप में बता दिए थे कि जैसे होता भैया मक्खी, बंदर भी होता है, मनुष्य भी स्वयं होता है। जैसे धानर में कौन सा परागन होता है? उसमें कौन होता है? हवा करता। क्या करता? हवा। एगो होता है हवा भी कर सकता है, हवा भी करता है, याद रखना। जल भी करता है। क्या? जल। कैसे सर जी? तो जल के अंदर में भी पेड़ पौधा रहता है, तो उसके अंदर में कौन जाता करने के लिए? मछली उछली नहीं जाता, वहां का क्या होता है? जले होता है। अब परागन की मात्रा कितना होता है? बहुत ढेरों से अत्यंत मात्रा होता है, ठीक ना? तो यहाँ तक हम पढ़े थे ना। अब यहाँ से जब पढ़े तो उसके बाद अब पढ़ेंगे क्या? देखो, अब यहां से कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक? ये है वर्तिकाग्र, ये है आपका क्या? पराग कोश, जिसके अंदर में छोटे छोटे क्या है? परागन। अब ये पराग कोश फूट गया तो ये परागन निकल गया। अब जहां से एक मक्खी बैठकर यहां तक इसको ले लाया, यहां पर ला दिया। ये भी खजूर का मान लो परागकश, क्या? खजूर का है। ये भी क्या? यहां से मक्खी लेकर चला, यानी कि परागन की क्रिया पूर्ण हो गया। अब परागन की क्रिया पूर्ण हुआ, जैसे ही यहां पर परागकण आएगा, अगर ये वर्तिकाग्र को लगेगा, क्या? वर्तिकाग्र, याद रखना, वर्तिकाग्र के पास इतना क्षमता होता है पहचानने का कि भैया आप अगर अपन जाति करेगा तो चिपकाएगा। अब वर्तिकाग्र के पास एक चिपचिपा पदार्थ होता, क्या था? चिपचिपा पदार्थ, याद रखना। और जैसे ही इसका अपन जाति करेगा तो वो क्या करेगा? परागकण को अपने अंदर चिपका लेगा। मक्खी को पता नहीं चलता है, मक्खी जाने अनजाने में कर देता है। अब जैसे इसको चिपका लिया, अब चिपकाने के बाद यहां से क्या हुआ? एक नली का निर्माण होता है, जो यहाँ पर अंडाशय है, अंडाणु तो इसके अंदर में रहता है, छोटा सा दम। ये अंडाशय, इसके अंदर में क्या रहता है? अंडाणु। ये है इसका अंडाणु छोटका सा, और ये बड़का है इसका क्या है? अंडाशय। हालांकि ये बड़का नहीं है, ये वाला कहता है अंडाशय, ये वाला टोटल है बड़का भागा, ये अंडाशय बोलेगा, अंडाशय। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये टोटल बोलो ना, अंडाशय ये है, बीच में ये क्या है? अंडाणु है। और यहाँ से क्या होगा? इसको थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको थोड़ा सा फिर मिटा लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्या है? अंडाणु, ये अंडाणु। यहाँ से एक नली निर्माण होता, क्या? नली, जिसको बोलेंगे पराग नली। अब ये नली निर्माण होकर कहाँ पर जाता है? अंडाणु के पास। कहाँ पे? अंडाणु के। किसके पास?
अंडाणु के पास। ये अंडाणु के ये जो परागकण है ये नली के सहारे ऐसे 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 जाएगा कहाँ के पास, अंडाणु। तो अंडाणु के साथ क्या करता है, मिलन। मिलन बोले तो संगलन, क्या बोले तो संगलन, संगलन। अब जैसी ये अंडा अथी क्या बोले परागकण अंडाणु के साथ मिले तो इस घटना को क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। यानी कि नर युग्म और मादा युग्म के संगलन को क्या कहलाता है, निषेचन। अब पेड़ पौधा के निषेचन पूछेगा तो अंडाणु और परागकण के मिलन को क्या कहते हैं, निषेचन। मिलन लिखना या संगलन, संगलन लिखेगा तो आप भैया हिंदी जरी बायोलॉजी भाषा हो गया, और मिलन मतलब अपना भाषा हो गया, ठीक है। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, निषेचन। अब जैसी निषेचन हुआ अंडाणु प्लस परागकण जब आपस में मिलेगा तो एक छोटा सा चीज का निर्माण होगा जिसका नाम क्या बोलते हैं, भ्रूण। एगो छोटा सा कोशिका रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण। छोटा सा कोशिका रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण। समझा, भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण। और उसके बाद जो अंडाशय है, ये अंडाशय यहाँ पर बोले थे कि अंडाशय हुआ था। अंडाशय के अंदर में क्या आता, अंडाणु, ठीक है। तो अंडाणु से निषेचन कौन करता, परागकण। अब परागकण के ये क्या एक ही बनाता है, भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चलकर क्या बनाता है, बीज। शिशु बच्चा थोड़ी ना होगा एकदम, एकदम शिशु बच्चा होगा, एकदम बीज नहीं होगा। यही धीरे धीरे आगे चल के क्या बना लेता है, बीज। ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय ये क्या बनाता है आगे चलकर, फल। क्या बनाता है, फल। यही फल का हम सब गबागब क्या करते हैं, ठूसते हैं, खाते हैं। कभी सोचा ये फल क्या काम करता है, तो बउआ ये फल जो है जब तक उसके बीज, जब तक बीज अंदर में रहेगा, जब तक खाना कौन देगा, यही फल। सुरक्षा कौन करके रहेगा, बीज को सुरक्षा करके कौन देगा, यही फल। अब बाद में जब इसको हम खा लेते हैं, बीच निकाल के फिर रोप देते हैं। गांव में कहावत की होता कि जो फल को जुठा लेता है उसका बीचा रोपेगा ना, तो उसका जैसे आम का होगा, आम खा लिया और उसका जूठा वाला पौधा रोपेगा तो वो आम खट्टा होगा। ऐसे आम कौन मीठा रहता है, अजीब अजीब है नहीं। तो गाँव में कहावत है कि आम जो जुठा के खा लिया उसको अगर रोपेगा ना तो वो जो जन्मेगा तो वो खट्टा होता है। तो आमा कौन मीठा रहता है, पकला के बाद तो सब मीठा होता है, तो वो भी पकेगा तो मीठा होगा। अजीब अजीब कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है। फल को खाओ, जूठा हो या कुछ हो, मिरोठा हो, कुछ हो, ये सब बुझावते कहावतें। मुझे लगा डायरेक्ट जाकर उसको रोप दो, वो जन्मेगा ही जन्मेगा, अगर उसको सही से देखभाल करोगे तो, ठीक है। नहीं अगर देखभाल करोगे तो वो फिक्स मरेगा। तो कितना लोग को यहाँ क्लियर समझ में आ गया कि पेड़ पौधा कैसे जन्म देता है अपना संतान को, ठीक। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपोर्टेंट कहाँ गया डस्टर, चलो अब पढ़ेंगे क्या, मानव में जनन। मानव में कौन सा जनन, लैंगिक जनन। मानव में कौन सा जनन, मानव जनन। मानव कौन सा जीव है, कोशिकीय की बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में कौन सा जनन, दोनों होता है, लैंगिक भी होता है अलैंगिक भी होता है। जैसे पेड़ पौधा में होता था ना लैंगिक, अलैंगिक भी होता। सब पेड़ पौधा में दोनों जनन होगा, लैंगिक भी होगा अलैंगिक भी, समझा। अलैंगिक कृत्रिम रूप या तो प्राकृतिक रूप, दोनों से हो सकता है। या तो अपने से फूज के निकल जाता है, या तो कोई काट उठ के जीवन कनेल उनेल काटता है, देखता कनेल उनेल, तो उसे भी हो सकता है। नहीं तो फिर दूसरा तो है, ये है लैंगिक जनन, ठीक है। अब आते हैं क्या सर जी, मानव जनन। तो हम बताए थे कि मानव जनन संतान तभी उत्पन्न करेगा जब वो एक अवस्था तक आएगा, जिसका नाम क्या है, किशोरावस्था। क्या था, किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब क्या था सर जी, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य के अंदर में क्या होता है, युग्मक बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, युग्मक बनना शुरू होता है। तो अब बताओ मादा के किशोरावस्था का उम्र कितना है, 12 साल, पुरुष का 14 साल, ठीक है। अब बात यह था सर जी, यह हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे जनन अंग के बारे में, किसका, जनन अंग। वो मानव में लिख लेना, जनन अंग में मानव जनन अंग नहीं लिख लेना, आप जनन अंग लिखेंगे किसका। देखो बताओ, मानव जनन अंग में दो रहेगा, दो विपरीत जनन रहेगा, एगो नर रहेगा एगो मादा रहेगा। तो अब हम पहले पढ़ते हैं नर जनन अंग। क्या पढ़ते हैं, नर जनन अंग, यानी कि नर का कौन ऐसा जो भाग है जिसमें शुक्राणु बनता है, मादा का कौन ऐसा भाग है जिसमें अंडाणु उसका बनता है। तो हम फिलहाल क्या पढ़ेंगे, नर जनन अंग यानी कि पुरुष का जनन अंग, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, मादा का जनन अंग। तो ध्यान से देखना, क्या कि डायग्राम तुम सबको मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है, ठीक है। तो हो सकता है कचरा पचड़ा, मतलब उतना मतलब डायग्राम हमको पाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने ला तुम सब। कोशिश करेंगे बेस्ट करने का हम। देखो इसीलिए तुम सबको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि तुम सब भी सीखो, क्योंकि तुम सबको भी एग्जाम में क्या करना है, पढ़ना, ठीक ना। कोशिश कर रहे, विल बी ट्राई टू वेस्ट डायग्राम, ठीक।
सच बताऊं ना, हम अपना लाइफ में कभी ऐसा नहीं पा रहे होंगे जितना अच्छा स्वर आ गया अभी भी, ठीक ना। तो ठीक, समझ में आ रहा तुम सबको? यहाँ तक डायग्राम किसको किसको समझ में आ रहा? चिन्हा इसको क्या है? इसको ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहले ध्यान से तुम सब देखो डायग्राम किस तरह से पारना है। यार मिटाना पड़ा, रुक जो हल्का सा पार ही लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। चलो, ये है आपका डायग्राम सर जी, क्या है डायग्राम, ठीक ना। अब यहाँ से इन नलिया को फिर से बना देते हैं थोड़ा सा, ये वाला। देखो ये बुल्लू तरह से जो है ना, इसको बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में तुमसे पढ़ा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां ही है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक ना। अब थोड़ा चलते, यही है जनन अंग, नर जनन अंग, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम सर जी ब्रीसन। क्या बोलते हैं? ब्रीसन। ये भी ब्रीसन। ब्रीसन की संख्या कितने? 2, यानी कि ब्रीसन हमेशा क्या होता है? जोड़े में। दिखाई पड़ रहा? हाँ ठीक है सर जी। और ये जो नली दिखा रहा है, ये नल एक प्रकार का होता है, मतलब 2 तरह का ऐसे कुछ लेयर होता है, 2 तरह का नली, मतलब समझ रहा है, ऐसे होता है। लेकिन हम एक ही को पा रहे ताकि तुम सबका समझ जाना। अपना अति से कर लेना, जब तुम सब कर पेंसिल पर अति से पारेगा नहीं, तुम सब अपना कर लेना नली का निर्माण 2 से। लो भैया हम भी करिए देते हैं। इसके ऊपर एक और ऐसे, ठीक। ये भी ब्रीसन, ये भी ब्रीसन। अब ब्रीसन से एगो जो नली लिखा है, नली लिखना बोलो, उसे क्या बोलेंगे बताओ? शुक्रवाहिका। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नली। और यहाँ पर जो ऐसे ऐसे देखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये इसको बोलेंगे अधिब्रीसन। क्या बोलेंगे? अधिब्रीसन। इधर लिख देता हूँ इसको, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ अधिब्रीसन। अधिब्रीसन, ठीक ना। इसके ऊपर जो है ये ब्रीसन है, ब्रीसन के ऊपर में अधिब्रीसन। ये जो नली है जिसको क्या बोलेंगे? शुक्र वाहक नली। ये है आप सर जी मूत्राशय। समझ में आया? पढ़ा है परिवहन है। ये जो बुल्लू नियर है, ये ग्रंथि है जिसको बोलेंगे सर ये पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पुरस्थ ग्रंथि, ठीक ना, ठीक ना। और यहाँ पर एक काला तरह के दिख रहा है, उसको बोलेंगे कॉपर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? कॉपर ग्रंथि, याद रखना। सबको दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा तो बोल रहे हैं ना, ठीक ना। और ये जो लंबा वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं सर जी, कहाँ पे लिखूं दिखाई पड़े ताकि, इसको मैं जस्ट यहीं पर लिख देता हूँ। ये लंबा वाला यहाँ से भाग ना, इसको बोलते हैं सर जी सीसन। क्या बोलते हैं? सीसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। सीसन लिखो या पेनिस, मैं पेनिस लिखता हूँ, मुझे पेनिस अच्छा लिखेगा। पेनिस क्या लिखना? पेनिस। पेनिस बोलो या सीसन बोलो, इंग्लिश में पेनिस, हिंदी में सीसन, ठीक है। तो यहाँ तक ये है इसका सर जी नर जनन अंग का भाग, ये है कुछ इस प्रकार, ठीक ना। ऐसे पार देगा तुमको 1 नंबर भी कटेगा नहीं, एकदम फिक्स 5 के 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसको पारे कैसे? तो भैया तुम सब डायग्राम चित्रकारी पारना खुद से पारे, जानबूझ के वीडियो रोक दे ताकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तुम सब देखा ना ऑफलाइन वालों, ऑफलाइन वाला देख लिया, बस यही काफी है। ऑनलाइन वाला अपना समझ जाएगा, देखो कैसे पारे, ठीक है, ठीक नहीं। अब बात आता है सर जी इसका, समझते हैं कि ये ठीक है सर जी इतना समझने, लेकिन चित्रवा में यहाँ पर कैसे समझे सर जी? देखो हम समझाते हैं। ये ब्रीसन किसको बोलते हैं पता है? तो तुम सब देखे होगा किसी ना कहीं छोटे बच्चे, बकरी के बच्चे को, उसको मतलब जिसको मतलब उसको किया जाता है ना, चीर कर उसको जो निकाला जाता है, जिसको हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं? बधिया करना ना, बधिया। देखा कि नहीं? इसमें हंसने वाली बात नहीं, मजाक मत समझो, हंसने वाली बात नहीं। तो वो जो निकाला जाता है ना, 2 को जो उजला उजला रहता, वो यही रहता है ब्रीसन। यही दोनों ब्रीसन, यानी कि यही ब्रीसन को आपस क्या करता है? काटकर बाहर निकालता है, ठीक है। और ये जो ब्रीसन है, एक ढीली चमड़ी के अंदर में क्या रहता है? पैक रहता है, समझा? ये शरीर से बाहर रहता है, ये शरीर से क्या रहता है? बाहरी, शरीर के अंदर में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबू मेरे जो इसके अंदर में किसका निर्माण होता है? ये जो ब्रीसन है, ब्रीसन के ही अंदर में निर्माण होता है शुक्राणु का, याद रखना। किसका? शुक्राणु का। यानी कि बोला जाए कि सर जी नर का जनन मुख अंग कौन है? तो यही ब्रीसन है, इसी के अंदर में शुक्राणु बनता। अगर ये शुक्राणु नहीं है तो इसका मतलब उसके ये अगर ब्रीसन नहीं है तो इसके अंदर, उसका अंदर में शुक्राणु नहीं बनेगा। जब शुक्राणु नहीं बनेगा तो वो संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए देखता है बकरी के छोटा बच्चा या
हम सब के अब गांव में भी होता है, जैसे गाय के छोटा बच्चा जिसको बोलते हैं बैल, बैल, तो ये क्या करता है, उसको क्या करता है, काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। किसको, ये विरेचन को, किसको, ये विरेचन को अगर काट के बाहर निकालेगा तो उसका शुक्राणु नहीं बनेगा। अगर नहीं निकालेगा तो वही आगे चलकर क्या होता है, बच्चा पैदा करने के लिए युक्त होता है। बाकी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो विरेचन होता है, यही विरेचन के अंदर में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, ठीक नहीं। अब ये शुक्राणु हटा लेगा तो इसका मतलब वो संतान उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं है, इसके अंदर में होता, ठीक नहीं। लेकिन ये क्या होता, हर मतलब हर रोज ये बनते रहता है, इसके अंदर विरेचन के अंदर में रोज शुक्राणु बनते रहता है, जिंदगी भर बनते रहेगा, कभी भी रुकेगा ही नहीं, जिंदगी भर बनते रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो बोलेगा हाँ सर जी बनते रहेगा तो हमेशा निकलते रहता, नहीं, ये बनता है बहुत ही धीरे गति में, बहुत ही धीरे गति में। जिस तरह से हार्मोन निकलता है ना, उसी तरह से बहुत ही कम मात्रा में ये क्या होता है, बनता है। और बन के ये जो स्टोर रहता है किसके अंदर में, यही अधिविरेचन के, जो अधिविरेचन यहाँ पर ऊपर है ना, इसी के अंदर में क्या रहता है, शुक्राणु स्टोर रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये जो है दोनों विरेचन एक ढीली चमड़ी में शरीर से बाहर रहता है। क्या रहता है, शरीर से बाहर। क्यों रहता है? क्योंकि ये शुक्राणु का कहना है कि बाबू मेरे, हमको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 36 से 37 डिग्री रहता है। अब बताओ, जैसी शुक्राणु 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर में आएगा तो ये खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाएगा, इसका जीवन ही खत्म हो जाएगा तुरंत एकदम। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना? 36। अगर ये हमारे शरीर के अंदर में बनता तो बताओ ये शुक्राणु बचता? नहीं, ये क्या जाता, मर जाता। इसीलिए क्या किया जाता है, इसके लिए एगो अलग थैली बना दिया जाता है। क्या थैली? जिसको हम बोलते हैं विरेचन, विरेचन गुहा, मारे विरेचन कोष, विरेचन कोष, क्या बोलेंगे, विरेचन कोष। ढीली चमड़ी को क्या बोलते हैं? विरेचन कोष। यही विरेचन कोष से करके पत्ती से काट दिया जाता और ये दोनों विरेचन को क्या कर देता, काट को बाहर निकाल लिया जाता है। देखना नहीं करता है, और जो भी अपना समझो, तो यही विरेचन कोष है। ये विरेचन कोष के अंदर में ये देखो, इसके ऊपर होता है ऐसे करके ढीली ढीली ऐसे चमड़ी रहेगा ऐसे। ये क्या करता है, विरेचन कोष का काम क्या है, तो ये टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। बाबू मेरे, विरेचन का जैसे विरेचन के अंदर में शुक्राणु का काम 25 डिग्री चाहिए, तो ये ढीली चमड़ी जो है ये 25 डिग्री से तापमान उसको महसूस होने ही नहीं देगा, समझा, होने ही नहीं देगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो ढीली चमड़ी धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। क्या जाएगा? सिकुड़ जाएगा और मोटा गद्दा नियर बन जाएगा, ताकि अंदर टेम्परेचर ना जा पाए। समझ में आया कि नहीं? तो ठीक, तो ये बात आता, ये विरेचन कोष क्या सर जी, तो इसके ऊपर एक ढीली चमड़ी रहता है जिसके अंदर में क्या रहता है, विरेचन। ये क्या करता था, टेम्परेचर यानी कि तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? विरेचन के अंदर में क्या बनता है, शुक्राणु। शुक्राणु को तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री। 25 से कम रहे ठीक है, लेकिन ज्यादा जैसी होगा वो मर जाएगा, शुक्राणु क्या जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है बाबू, हर समय क्या था, शुक्राणु बनते रहता है, ये दोनों के अंदर में बनता है। याद रखना, किसके अंदर, दोनों के अंदर। अब बनकर किसमें स्टोर रहता है, ये अधिविरेचन में, ये अधिविरेचन में। ये अधिविरेचन से जब भी मतलब मन में उत्तेजना आया, जब भी मन में उत्तेजना आया, तो यहीं से ये शुक्राणु निकल कर इसके नली के द्वारा कहां पर आता है, ये पेनिस के अंदर में। यही पेनिस से क्या होता है, बाहर फिर रास्ता निकल जाता है। ये बाबू याद रखना, ये जो नली है, ये वाला ये नली, यही नली के द्वारा पेशाब भी निकलता है, ठीक नहीं। ये पेशाब का रास्ता, याद रखना, क्या रास्ता है, पेशाब का रास्ता। और यही रास्ता के द्वारा शुक्राणु क्या था, निकल जाता है। फिर से समझो, ये सर जी विरेचन है। विरेचन किसके अंदर में रहता है, विरेचन कोष के अंदर में। ये विरेचन 2 को होता है, कितना था, 2 होता है, जिसके अंदर में क्या निर्माण होता है, शुक्राणु। और शुक्राणु कहां पर स्टोर रहता है, अधिविरेचन में। फिर निकलता कैसे थी, ये शुक्रवाहिका नली के द्वारा कहां पर आता है, यहाँ पे, और इसी रास्ते से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। शुक्रवाहिका नली क्या है, इसका कुछ काम नहीं, खाली बस ये विरेचन को क्या, सॉरी, शुक्राणु को क्या करता है, विरेचन से सीसन तक पहुंचाता है, बस जोड़ के रखता था कि वहां तक आराम से चल जाए, बस इसका कुछ काम नहीं, ठीक है। अब बाकी बात, जैसे यहां से शुक्राणु गया 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 यहां पर पहुंचा, इधर है मूत्राशय, जहां पर क्या रहता है, मूत्र स्टोर रहता है। और यही मूत्राशय क्या था, ये नली के द्वारा, यहाँ के द्वारा जो है ना, ये नली से जुड़ा रहता है, ये नली रहता है। देखा होगा तुम सब, जब अति पढ़ाएंगे किडनी पढ़ाए तो देखो नहीं, किडनी से 2 ऐसे नली निकलता है, फिर विरेचन से यहाँ से फिर एगो नस निकलता है, वही नस इसमें जाकर क्या था, जुड़ता है। यहाँ पर एगो बंद करे वाला, खोले वाला रहता है दरवाजा, जिसे यहाँ पर एपिग्लोटिक रहता है ना, खाना जब आता है तो सांस वाला बंद कर देता है, जब सांस आता है तो खाना वाला बंद कर देता है। सेम उसी तरह जब मूत्र आएगा तो क्या करता है, ये दोनों नली को क्या करेगा, बंद कर देगा, ऐसे क्या बंद कर देगा, ताकि मूत्र इधर नहीं जाए, क्योंकि मूत्र तो और ज्यादा टेम्परेचर मतलब गर्म रहता है। अगर इधर पेशाब चला जाएगा, मूत्र चला जाएगा, तो क्या जाएगा, पूरा शुक्राणु को सत्यानाश कर देगा। इसीलिए क्या करे, ये दोनों वाला ऐसे करके बंद कर लेता, पेशाब इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। और जब मान लो शुक्राणु निकलेगा तो ये मूत्राशय का रास्ता को ये इधर से ऐसे करके बंद कर देगा, और ये शुक्राणु अपन आपस में, ठीक है। शुक्राणु यहाँ पर आया, शुक्राणु क्या, शुक्राणु, ठीक है। ये शुक्राणु जैसे यहाँ पर आया, अब शुक्राणु यहाँ पर जैसे आएगा तो यहाँ पर एक देखो ग्रंथि है, जिसको हम ब्लू से रंग दिया, कैसे ब्लू से, जिसका नाम क्या है,
पुरस्थ ग्रंथि। क्या नाम है? पुरस्थ ग्रंथि। यहाँ से एक द्रव रिलीज होता है जो पुरस्थ ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पुरस्थ, अरे रे पुरस्थ द्रव ने लिखना है रे, क्या तुम सब गुंडा बनेगा रे। पुरस्थ द्रव क्या निकलेगा? पुरस्थ ग्रंथि से क्या निकलेगा? पुरस्थ द्रव। ये पुरस्थ द्रव किस में मिल जाएगा? ये शुक्राणु में। याद रखना है, एक बार में कितना ml निकलता? 5 ml। ये 5 ml में ये पुरस्थ द्रव मिल जाएगा, यहाँ पर आकर के आ जाएगा, मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो अब ये देखो बबुआ, अब इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलेगा, किस में मिलेगा? शुक्राणु में। क्या में? शुक्राणु में। दिख रहा ना? हाँ, शुक्राणु में मिलेगा क्या? पुरस्थ द्रव। क्या मिलेगा? पुरस्थ द्रव। अब शुक्राणु पुरस्थ द्रव मिल जाएगा तो उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे बियर। क्या बोलेंगे? बियर। क्या बोलेंगे? बियर। बियर बियर बियर। समझा? यही बियर जो होता है इस रास्ते से निकलकर मादा के गर्भाशय यानी कि योनि तक पहुंचता है। समझा? ये बियर है। क्या? बियर क्या सर जी? तो शुक्राणु और पुरस्थ द्रव जब मिलकर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? बियर। समझा या नहीं? नहीं समझा या नहीं समझा? और ये पुरस्थ ग्रंथियां जो पुरस्थ द्रव है ये हल्का सा क्या होता है? बदबूदार होता है। इसीलिए जब शुक्राणु के साथ पुरस्थ द्रव मिलता है तो जब बियर निकलता है वो देखेगा, क्या करेगा? गंध मारेगा। शुक्राणु रियल में गंध नहीं मारता, वो कुछ उसको कोई उसके पास बदबूदार कोई चीज होता ही नहीं। जैसे यहाँ शुक्राणु यहाँ पर आता है तो पुरस्थ ग्रंथि से जो निकलता है पुरस्थ द्रव, और जैसे ही मिलता है तो वो क्या करता है? बदबू मारने लगता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? बियर। अब यही बियर इस रास्ते से आराम से क्या जाएगा? बाहर निकलेगा। समझ में आया? अब यहाँ निकलेगा बाहर, लेकिन यहाँ पर एक और ग्रंथि देखो, यहाँ पर काला नियर बना दें, इसके जस्ट नीचे में, पुरस्थ के नीचे में, यहाँ पर देखो, जिसको बोलेंगे काउपर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? काउपर ग्रंथि। यहाँ से एक द्रव निकलता है जिसको बोलेंगे, कौन द्रव होता जानता? क्षारीय द्रव। क्या होता? क्षारीय द्रव। इसको मैं कहाँ पर लिखूं? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्षारीय द्रव। क्या? काउपर ग्रंथि से कौन लिखा? तुम सब लिख लेना सबका। देखो पहले डायग्राम पा लेना और सबके एक बगली से क्या करना? काम लिख लेना। जैसे डायग्राम पा लिए, सबसे पहले क्या? विरेचन। जो विरेचन के बारे में क्या लिखेगा? तो विरेचन नर जनन का मुख्य अंग है जिसके अंदर में शुक्राणु निर्माण होता है। यह एक विरेचन कोष के थैली में बंद रहता है और यह शरीर से बाहर रहता है। बस लिख लेंगे, जिसका काम क्या? शुक्राणु को निर्माण करना। बस इतना ये विरेचन का कार्य। इसकी संख्या 2 होती है भैया, लिख लेना जो मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लेना? शुक्रवाहिका। क्या लिख लेना? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नली के द्वारा ही शुक्राणु क्या करता? पेनिस तक पहुंचता है, कि ये शीशन जो होता है जो पेनिस तक क्या आता? पहुंचता है, ठीक नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या फिर लिख देगा? ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि है। पुरस्थ ग्रंथि से एक पुरस्थ द्रव निकलता है जो बियर के साथ, शुक्राणु के साथ मिलकर क्या बनाता है? बियर। ये पुरस्थ ग्रंथियां ही क्या होता है? बहुत ही गंधशील होता है, इसलिए जब मिल जाता तो बियर भी क्या करता है? गंध मारने लगता है। क्या करने लगता? गंध। अब सर जी बियर को इसमें बियर वही है, शुक्राणु कहा जाता है बियर, खाली बस उसमें क्या होगा? पुरस्थ ग्रंथि। जैसे कि मान लो पानी है, पानी है, अब उसमें चीनी घोल दिया तो कुछ ही हो गया शरबत, सिंपल। और शुक्राणु उसमें बियर बोल दें, सॉरी पुरस्थ ग्रंथि बोल दें, उसको बोलेंगे बियर। लेकिन है तो पानी है ना रियलिटी में। अरे जरी मीठा लगेगा की, इसमें जरी हल्का बदबू देगा, बस वो है, कुछ नहीं। और उसके बाद पुरस्थ ग्रंथि के बारे में, और उसके बाद काउपर ग्रंथि आता। क्या था? काउपर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि से क्या निकलता है? एक क्षारीय निकलता है। क्या निकलता? क्षारीय। ठीक लिखा हुआ कि क्षारीय लिखा हुआ? क्षारीय। क्या? क्षारीय। एक क्षारीय द्रव निकलता। क्या? क्षारीय द्रव। क्या करता? क्षारीय द्रव। आइए क्षारीय द्रव क्या करेगा? तो जब यहाँ से मूत्र निकलेगा, इसका 2 काम है, क्षारीय द्रव का 2 काम है। जब यहाँ से मूत्र निकलेगा तो ये क्या करेगा? देखो अब इसके अंदर में पेनिस जो होता है, अंदर बहुत कोमल त्वचा है। अगर देखो कहीं पर हाथ कट जाता है, उस पर जब मूत्र जाता है तो कितना लहरता है? लहरता नहीं। तो उससे यहाँ पर खाली कट आता हो, और इससे अंदर वाला जो होता है कोमल होता है, अगर इस पर समझो इसके संपर्क में अगर पेशाब आएगा तो पूरा लहरता है, पूरा दर्द देगा। इसीलिए क्या करता है? ये क्षारीय जो होता है, क्या होता? क्षारीय। क्षारीय क्या होता? पहले निकल के ये सब के दीवार में से चिपक जाएगा। क्या जाएगा? चिपक जाएगा। और इतना भी पता होगा कि मूत्र एक प्रकार का अम्ल की लवण की क्षारीय अम्ल। क्या है? अम्ल। ये क्या करता है? क्षारीय उसके जो होता है पेशाब को जो दर्द करने से क्या करता है? बचाता है। लेकिन कभी काल क्या होता है कि तुम सब ज्यादा धूप में रहता है। क्या होता? धूप में रहेगा। धूप में रहने के कारण क्या हो जाता? जो तुम्हारा पेशाब हो उसका जो था अम्लीयता गुण ज्यादा बढ़ जाता है धूप में रहने के कारण। इसीलिए जब धूप जाएगा तो अचानक जब पेशाब करेगा या मूत्र करेगा तो ये हल्का सा क्या होगा? दर्द ज्यादा करता है। देखता होगा तुम सब, फील करता होगा जब क्या होता है? दर्द ज्यादा करता है। और पेशाब का कलर भी क्या आ जाता है? पीला थोड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्षारीय, क्योंकि क्षारीय बउआ लिमिटेड मात्रा में ये निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा दर्द करता है। लेकिन अगर ऐसे निकालेगा तो ये क्षार अपना क्या करेगा? क्षारीय मूत्र के प्रभाव को क्या करता है? रोक लेता है। और दूसरा क्या करता कि जब यहाँ से शुक्राणु इसमें मिल जाता तो वो पुरस्थ द्रव मिल गया तो ये बियर बन गया। और जैसे यहाँ पर बियर आया तो उसमें क्या डालेगा?
कॉपर ग्रंथि क्या डाल देगा, क्षारीय द्रव। क्या डालेगा, क्षारीय द्रव। और ये क्षारीय द्रव शुक्राणु में मिलकर, किसमें, शुक्राणु में मिलकर कहां पर जाएगा, जब वहां यहाँ पर मतलब स्टॉप रहना, और जब मादा वाला बात करेंगे तो मादा में वहां पर बता देंगे कि यहाँ पर शुक्राणु में मिलकर जब मादा के अंदर में जब बियर गिरता है तो मादा के अंदर में एक अम्ल बना रहता है। क्या रहता है, अम्ल। जैसे कि उसकी गर्भाशय जो होता है ना, जहाँ पर मतलब ये बियर गिरता है, वो गर्भाशय के अंदर में करता है एक अम्ल रहता है। अब वो अम्ल जैसी शुक्राणु को देखेगा तो मार देगा। कहाँ गया शुक्राणु, शुक्राणु को देखेगा तो वो मार देगा। क्यों, क्योंकि शुक्राणु बउआ वो ये अम्ल नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। अब इसको देखेगा, जो भी हो, अम्ल बहुत खराब चीज होता है। अम्ल जैसी देखेगा शुक्राणु को क्या कर देगा, मार देगा। इसीलिए करता है ये क्षारीय द्रव वो अम्ल में मिलकर उसकी अम्लीयता को उनको क्या कर देता है, समाप्त कर देता। तुम सब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अम्ल जब क्षारीय से संपर्क में आता तो वो लवण बन जाता है, उसका गुण क्या आ जाता, खत्म हो जाता। तो इतना चीज समझ में आया कि नहीं। क्षारीय का दो काम, यहाँ पर क्या होता है, जब पेशाब आता तो इसकी दीवारों में चिपक जाता है, जिससे क्या आता, पेशाब के अम्लीयता गुण को, ये शीशन को दर्द करने से क्या करता है, रोकता है। दूसरा, ये क्षारीय माँ के जब गर्भाशय में बियर जाता है तो गर्भाशय में अम्ल, जो अम्ल रहता है उस अम्ल को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। बस ये लिख देना, बस यहाँ तक। अब बात आते हैं ये कहाँ, ये पेनिस पर। अब यहाँ पर आया, अब ये पेनिस का बात, पेनिस। तो पेनिस एक बाबू लंबा नली है। लंबा क्या है, नली है। इसका सिर्फ दो काम है, एक तो मूत्र को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना, और दूसरा काम क्या है, तो ये बाबू इसका मुख्य जो मेन काम है, इसका जो मेन काम है, जो ये शुक्राणु था जो बियर के साथ मिला है, ये इसका जो मुख्य काम है, ये बियर को मादा के योनि तक पहुंचाना, मादा के योनि तक पहुंचाना। सिर्फ अभी लिख लेना, समझना बाद में जब मादा वाला पढ़ाएंगे तब। मादा की योनि तक क्या करना, इसका काम है पहुंचाना। इसीलिए इसका आकार क्या था, लंबा। हालांकि इसको अगर कट कर दिया जाए तो इसका एक काम सिर्फ रुकेगा, दूसरा काम नहीं रुक सकता है। एक काम क्या होगा, तो भैया ये क्या करेगा, जब ये कट जाएगा, इसका आकार हो गया छोटा, तो ये शुक्राणु को योनि माँ के मतलब महिला जो मादा होता, मादा के योनि तक नहीं पहुंचा सकता ये शुक्राणु को। लेकिन बाबू ये वाला सिर्फ कटा, नाली तो मूत्र वाला रहेगा ना, तो इसका खाली सिर्फ नाली खोलेगा तो मूत्र अपन बाहर निकलते रहेगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है कटने से। सिर्फ कटने से एक ही दिक्कत होगा, पेशाब बाहर निकलेगा ही, और दूसरा दिक्कत वो तो निकल ही जाएगा। दिक्कत क्या होगा, तो शुक्राणु को योनि तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो कितना लोग को समझ में आया, कितना लोग बच गया इधर से उधर, नहीं बचा, क्लियर है ना सबका। सबसे पहले नंबर नर जनन अंग में क्या था, शुक्राणु, उसके बाद अर्धिविरिसन, शुक्रवाहिका, मूत्राशय, मूत्राशय पाना चाहने में पाना, ठीक है। विरिसन, अधिविरिसन, शुक्रवाहिका, कौन ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, पेनिस। बस यही है, इसका काम बता दिया। शुक्राणु का निर्माण करता है जिसकी संख्या क्या है, 2 है। एक विरिसन कोष के अंदर में रहता है। विरिसन कोष क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करके रखता है। ये अधिविरिसन क्या सजी, इसके अंदर में शुक्राणु स्टोर रहता है, ठीक है। इसके द्वारा शुक्राणु यहाँ पर आता है, पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव मिलकर किसका निर्माण करता है, बियर का। यही बियर में फिर कौन मिल जाता है, कॉपर ग्रंथि वाला क्षारीय। ये मिलकर फिर कहाँ जाएगा, माँ के, महिला के, माँ नहीं, हमेशा माँ बोल रहे हैं, महिला मोह में की हो जाता है ना, तो मादा के कहाँ पर पहुंचा जाता है, योनि पर। अब वहाँ योनि पर जाएगा तो ये क्षारीय क्या करता है, उसकी अम्लीयता के गुण को क्या करेगा, खत्म करेगा, और ये शुक्राणु वहाँ पर अंडाणु रहेगा तो उसे अपना निषेचन करेगा, मिलेगा, फिर संतान उत्पन्न होगा। तो अब चलते हैं मादा जनन अंग पर, ठीक। देखो मिटाते मिटाते काम करते हैं, जैसे जैसे मिटाते जाएंगे नाम बोलते जाना। क्या मिटाएं, अभी मारते चपाक दोनों, विरिसन है खाली मिटाएं, आदि विरिसन विरिसन दोनों क्या मिटाएं, उसके बाद अब की मिटा रहे हैं, शुक्र, ठीक। सबका काम अच्छे से तुम सब मतलब वीडियो को पोज कर करके क्या करना, काम को अच्छा से लिख लेना, याद रखना। हम कल की क्लास में भी बोले थे, अगर नहीं भूलना है याद रखना, हमेशा क्या करो, याद करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं सिर्फ दिमाग में। विरिसन क्या सकी, विरिसन की संख्या 2 है, इसमें शुक्राणु निर्माण होता है। ये अधिविरिसन कोष के अंदर में रहता है। अब विरिसन के ऊपर में एक अधिविरिसन रहता है जिसमें क्या रहता है, शुक्राणु स्टोर रहता है। और शुक्राणु जब उत्तेजना की मन होता है, जैसे कि सेक्सुअल करने का मन होता है, तो वो शुक्राणु बाहर निकलता है किसके द्वारा, अधिविरिसन के द्वारा, शुक्रवाहिका नली के द्वारा। कहाँ पर पहुंचता है, पेनिस में। अब पेनिस में जैसे जाता है तो वहाँ पर एक पुरस्थ ग्रंथि है जिसके पुरस्थ द्रव मिलता है, अब बियर बना लेता है। और बियर के अंदर में कौन सा ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव निकलता है, जो बियर से संपर्क मिलकर के क्या देता है, माँ के महिला के, मादा के योनि में, मादा के योनि में, मादा के योनि में क्या करता है, क्षारीय अम्लीय गुण को खत्म करता है। अब बियर तो अपना भैया होता है, ठीक। तो अब आते हैं किसका, मादा जनन अंग। क्या आएगा, मादा जनन अंग। ई तो आराम से भागा दे वाला था, भाग। और हे भैया इतने बड़ा नहीं है, इतने बड़ा पारेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैं इसीलिए पार रहा हूँ ताकि तुम सबको भी पारना है ना। थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा, मैं उतना कलाकारी, अरे भैया हो जाना सही से।
कृपया आप सबसे मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप सब शोर ना मचाएं। ठीक, इसको मिटा देता हूं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा, अरे गाना यार क्या मैं बताऊं सबको। हल्ला करने का मतलब हल्ला नहीं करो, गाना गा दो। डायग्राम अच्छे से देखना, तुम सब हमसे बेहतर भी पार सकते हो तुम सब बच्चों, टेंशन नहीं लो। लिखना यहाँ पर एक रहेगा, इसे इसको ऐसे करके पकड़ के रखता है इसे, देखना। हमसे अच्छा पढ़ना तुम सब, देखो बुक में मैं तुम सबको दिखा देना चाहता हूँ। देखो कैसा है, कोशिश करना तुम सब अच्छा से पढ़ेगे। देखो इसमें कैसे है, देखो दिख भी नहीं रहा, दूर से दिखाना पड़ेगा। कहाँ गया रे, ये वाला, ये साइड वाला, ये इधर इधर है, बुक में जाकर देखना अपना, ठीक है। तो अच्छा से पार कर, थोड़ा रुक जाओ। बड़ी मेहनत और शिद्दत के बाद ये चीज हम बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। तुम सब देखो ध्यान से, नाम लिख देता हूँ। ये सर जी अंडाशय, क्या है, अंडाशय, जिसके अंदर में क्या निर्माण होगा, फिक्स से पता है। अंडाशय की भी संख्या 2 होता है, जैसे विरेचन की संख्या 1 2 और इसमें भी 2। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये ई वाला बात कर रहे हैं, कर ये नली है, जिसको बोलेंगे क्या, फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब, एफ टी, अंडवाहिका नली, अंडवाहिका नली, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडवाहिका नली। अरे तुम सब अगर अति करेगा ना हार्ड लगेगा। देखो ये अंडाशय, ये अंडवाहिका नली है, ये इधर भी अंडाशय, ये भी कौन सा नली, अंड, एफ टी लिख देते हैं। क्या मैं लिख दूं, अंडवाहिका नली। यहाँ तक क्लियर। मैं एक कदम करता हूँ, चित्र को थोड़ा सा मिला लेता हूँ कि कैसा चित्र मैं पा रहा हूँ। और थोड़ा सा नीचे वाला है अंडवाहिका नली, ठीक है, जिसको फ्लैपियन ट्यूब बोलते हैं। और नीचे भी है, रुक जाओ 1 मिनट, पार ही लेता हूँ। दिख रहा नीचे तक, अब नहीं दिख रहा था, हम क्या करें, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, अब बाद में पढ़ेंगे। ये है इसका सर जी गर्भाशय, क्या है, गर्भाशय, ठीक है, वो क्या है, गर्भाशय। ये है सर जी ये वाला जो है, ये वाला, जिसको बोलेंगे क्या, गर्भाशय की दीवार, क्या बोलेंगे, गर्भाशय की दीवार, क्या बोलेंगे, गर्भाशय की दीवार, ठीक है। और इसके नीचे में जो ये है वाला है, ये है योनि, क्या बोले इसको, योनि। योनि का नाम कहीं सुना है, योनि। और नीचे बस एक वो चीज और बता रहे, जिसका नाम है गिरीबा, क्या बोलेंगे, गिरीबा। तो गिरीबा लास्ट में हम पढ़ देंगे, तुम सबको यहाँ पर देखो, ये बस यहाँ समझो। अंडाशय जो है, इसके अंदर में क्या निर्माण होता है, अंडाणु, क्या निर्माण होता है, अंडाणु। क्या देखना, अंडाणु एक कोशिकीय होता है हमेशा। देखो उसमें बोले थे शुक्राणु 20 ml में 20 लाख, सॉरी 5 ml में 20 लाख शुक्राणु। इसमें एक अंडाशय में एक अंडाणु निर्माण, बस एक वो बनेगा कोशिका, एक वो बस अंडाणु जो, ठीक है। यहाँ पर से अगर बनेगा, इधर भी देखो, 1 महीना ई काम करेगा तो 1 महीना ई, 1 महीना ई तो 1 महीना ई है। यहाँ पर बस एक ही अंडाणु का काम है, ठीक है, शुक्राणु को लाखों। क्लियर, कितना लोगों को समझ में आया। अब ये अंडाणु सपोज करो बन गया, तो ये बन जाता है, तो निकल के यहाँ पर रहेगा स्थिर। अब इसके पास गति करने की क्षमता नहीं होता है, बस ये अंडाणु यहीं पर रहेगा। अब क्या करेगा, शुक्राणु को यहाँ तक आना पड़ेगा, समझा, शुक्राणु को यहाँ तक आना पड़ेगा निषेचन करने के लिए, यानी कि इससे मिलने के लिए, समझा कि नहीं, इससे मिलने के लिए यहाँ तक इसको आना पड़ेगा। और शुक्राणु को कहाँ तक छोड़ा जाता है, तो यहाँ तक, यही योनि, यही योनि तक शुक्राणु को क्या करना है, पहुंचाना है। ये देखना कहाँ तक, यही योनि तक शुक्राणु को पहुंचाना है। यहाँ शुक्राणु पहुंचता है, उसके बाद यहाँ से गति करते करते कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है, और कुछ सामने टकरा कर मर जाता है, और कुछ इधर जाएगा। इधर जाएगा तो कुछ मिलेगा इसको नहीं, तो इधर जाएगा जो मर गया, और इधर जो गया मर गया, और इधर गया तो बस एक शुक्राणु इसको मिल गया, एक शुक्राणु इसको मिला लेगा, और उसके बाद सबको छोड़ देगा, बेकार कर देगा, सब खत्म, बेकार सब, बस एक ही वो से इसको काम है। जैसे ही इसके बाद मिला तो क्या कहलाता है, निषेचन, ठीक है। 1 महीना ये काम करता है, 1 महीना। पूछेगा यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव कि बताइए निषेचन की घटना कहाँ पर होती है, तो फ्लैपियन ट्यूब में, किसमें, फ्लैपियन, यानी कि अंडवाहिका नली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मिला तो निषेचन की क्रिया पूर्ण हुआ, और निषेचन की क्रिया पूर्ण हुआ उसके बाद
उसके बाद क्या होगा, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, विभाजन। क्या विभाजन, वो भी विभाजन कौन, तो समसूत्री। कौन विभाजन, समसूत्री, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु विभाजन होता कौन विभाजन, अर्धसूत्री। यहाँ पर जैसे ही मिला पूरा कोशिका हो गया 23 एकड़, 23 शुक्राणु का था, 23 दूना 46। अब ये विभाजन करेगा कौन, समसूत्री। ये विभाजन करके 8 दिन के अंदर में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। समझ में आया या नहीं? 8 दिन के अंदर में यहाँ क्या होगा, पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना दिन लगता है, 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। इसीलिए बोला जाता है कि जब लगे तुमको कि हाँ भैया कि हमरा, किसी भी महिला को अगर लगता कि हमारा पास प्रेगनेंसी के चांस है, तो उसको डॉक्टर बोला जाता है कि 8 दिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, कुछ हल्की सी दवा खाकर इसको समाप्त कर सकते हो, समझा। और उसके बाद जब यहाँ आ जाएगा तो तुमको थोड़ा सा दवा जो होगा हार्ड मिलेगा, जिससे तुम्हारा जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। हल्का सा हार्ड दवा। और जब तक यहाँ तक से यहाँ तक जाने में 8 दिन में तो जरीमन दवा 150 रुपये का एक दवाई मिलता है, वो आराम से खाओ, ये क्या जाएगा गल के फिर क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस 10 15 16 दिन छोड़ देगा तो यहाँ चलेगा, तो इसको खाने के लिए तुमको बड़ा मेडिसिन दवा डॉक्टर बड़ा है, बढ़िया डॉक्टर से तुमको क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे आया, लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि जो अंडाशय से अंडाणु बनता है वो कितना दिन में, एक चक्र की तरह बनता है। कितना दिन में, एक चक्र की तरह, जिसको हम बोलते हैं मासिक चक्र। इसका कल हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, मासिक चक्र के बारे में। लेकिन इतना बताते हैं ये कितना दिन का चक्र होता है, 28 दिन का। कितना दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है। और हल्का सा हम नीचे में और बता देते हैं, इस चित्र को मिटा दें और इसको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ गर्भाशय के अंदर में यहीं पर आता है, और यहाँ पर हम बताए थे कि इसके अंदर में जब अंडाणु बनता है तो अंडाणु को बनने में लगता है कितना दिन पता है, 14 दिन। एक अंडाणु को बनने में कितना दिन लगता है, 14 दिन। कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूँ 14 दिन, ठीक है। अब ये 14 दिन जब तक ये अंडाणु बनता, उसी तरह ये जो दीवार ये दिख रहा है ना, ये वाला इसे करके ये वाला, ये मोटा हालांकि नहीं रहता, क्या रहता, ये मोटा नहीं रहता, ये क्या रहता, और पतला रहता है। लेकिन इसको मोटा जानबूझ के बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि ये जो दीवार है इसी को बोलते हैं गर्भाशय की दीवार, जिसका नाम है अपरा। क्लास 12th में जाओगे तो अच्छा से पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे, अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा, ठीक नहीं। यही अपरा जब कोई भी महिला या कोई भी जानवर देखता होगा, गाय भैंस, तो जब बच्चा वो दे देगा तो उसके बाद देखो बाद में फिर एगो मांस बहुत सारा निकलता है, कचड़ा नहीं है, तो वो कचड़ा नहीं रहता, वो क्या रहता है, अपरा। वही रहता है अपरा, जिसको हम सब बोलते हैं औरा। ओरा बोलते हैं ना हम सब अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं, औरा। वो औरा नहीं, क्या रहता, अपरा। क्या रहता, अपरा। ये अपरा क्या था बाबू मेरे, देखो ये क्या बोले, 14 दिन में क्या बनता है, अंडाणु। जब 14 दिन में यहाँ पर अंडाणु बनता है तो ये अंडाशय पास एक हार्मोन निकलता है, जो यहाँ पर से मैसेज भेजता है किसको, यहाँ पर गर्भाशय को। अब बोलता कि हम अंडाणु बना रहे हैं, तुम यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अंडाणु बना लिया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर आया, निषेचन हुआ तो यहाँ पर जाएगा नहीं, तो इसको पलने के लिए क्या चाहिए, अपरा की जरूरत होता है। क्या होगा, जब संतान इसमें तभी पलेगा जब वो अपरा बनाएगा। तो इसीलिए अंडाशय क्या करता है, इसको मैसेज भेज देता है एक हार्मोन की तरह से। अब बोलता है कि भैया हम अंडाणु बना रहे हैं, तुम भी धीरे धीरे क्या करो, ये दीवार क्या करो, मोटा करो, मोटा करो। अगर निषेचन होगा तो वहां पर संतान चल जाएगा, आराम से पलेगा फूलेगा। तो बउआ सोचा कभी कल बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, कहाँ से खाना खाता है, तो जो ये अपरा है ना, ये अपरा क्या करता है, तो यहाँ से जो बच्चा यहाँ पर गया है, ये बच्चा और माँ के बीच में कनेक्शन जोड़ के रखता है, समझा या नहीं। जो भी खाना खाएगा तो ये अपरे के द्वारा क्या होगा, बच्चा के अंदर में जाएगा, और उसी के द्वारा फिर क्या होता, जो जैसे बच्चा खाया तो उसके द्वारा कुछ मल मूत्र निकलता, वो भी मल मूत्र निकालेगा अंडे, तो वो निकलेगा किसके द्वारा, अपरे के द्वारा। अपरा के द्वारा उसकी माँ का जो होता है, जहाँ पर माँ का जो स्टोर रहता है मूत्राशय, तो उसमें मूत्र चल जाएगा, और मलाशय में मल चल जाएगा, समझा कि नहीं। तो यानी कि अपरा का जो मुख्य काम है, ये क्या करता है, माँ और बच्चे को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है, समझा। और जब बच्चा निकल जाएगा तो फिर अपरा का कोई काम नहीं, तो वो भी अपन बाहर क्या आ जाता, निकल जाता है, ठीक है। तो यही बोले कि जब 14 दिन तक अंडाशय बनता है तो ये अपरा भी धीरे धीरे करता बनते रहता है। उसके बाद यहाँ पर अंडाणु आ गया, अगर शुक्राणु आ गया तो निषेचन हो गया, तो फिर यहाँ जाकर पलेगा, अपरा भी धीरे धीरे और क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन सपोज करो निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो ये अंडाणु क्या जाएगा, मर जाता है। अंडाणु क्या जाता, मर जाता। और जब ये अंडाणु मर जाता है तो भैया अपरा भी अब कोई काम के नहीं रहा, तो यही अपरा फिर क्या होता, गल के क्या होता, निकल जाता है। यही गल के निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 1 से 5वां दिन। और यही फिर गल कर बाहर निकलता है, जिसको हम सब बोलते हैं मासिक चक्र। यही गल का जो अपरा था, यही बाहर निकलता है, किसके रूप में, द्रव, खून के रूप में। किसके रूप में, खून। यानी कि इस पर एक छिड़काव किया जाता है द्रव का, किसका, द्रव का, जिसके कारण ये अपरा क्या था, गल कर निकल जाता है बाहर। और यही जब बाहर निकलता है, ये कितना दिन में निकलेगा, 3 से शायद 4 दिन में। कितना, 3 से 4 दिन के अंदर में, मतलब 3 से 4 दिन तक ये गल गल कर क्या करेगा, धीरे धीरे आराम से बाहर निकल जाता है। जब यही बाहर निकलता है तो उसी को बोलते हैं कौन सा चक्र सर जी, मासिक चक्र।
क्या बोलते हैं, मासिक चक्र का पहला दिन। मासिक चक्र का मतलब पहला चक्र, मतलब ये चक्र होता है 28 दिन का, ठीक है ना। इस 4 भाग में इसको बांटा गया मासिक चक्र को 4। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बस इतना में से कितना लोग को लगता कि हम समझ गए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और थोड़ा सा जो होता हम इसको मिटा कर और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बता देते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पर था गर्भाशय ये वाला, और यहाँ से ऐसे करके बनाए थे। कैसे बना दिया जखने रे, अच्छा बन गया था जखने। लो भैया फिर से इसको, हमारा आदर्श थोड़ा सा कमजोर है बाबू मेरे, लेकिन आदर्श के पीछे ना जाओ। इतना गंदा गंदा मेरे से चित्र पर आ रहा है, जिंदगी में कहियो ऐसा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो देखो ये जो है इसको बोलते हैं ग्रीबा। क्या बोलते हैं, ग्रीबा। क्या बोलते हैं, ग्रीबा। ये ग्रीबा क्या है सर जी, तो मादा का हुआ भाग। अब तुम सब देखो, जैसे कि हम सब में होता है कि पेशाब का रास्ता शुक्राणु का रास्ता एक ही होता है, लेकिन क्या मादा में भी मूत्राशय का रास्ता और यहाँ पर शुक्राणु जाने का रास्ता दोनों एक ही होता है? तो आंसर है नहीं, उसका मूत्राशय का रास्ता अलग होता है और ये वाला रास्ता अलग होता है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं गिरीबा। क्या बात कर रहे हैं, गिरीबा। गिरीबा क्या है सर जी, तो ये गिरीबा मादा का सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग है, ठीक है। ये वाला सबसे क्या है, पहला भाग है। अगर कहीं में यहाँ पर ये क्या है, पहला भाग गिरीबा, जिसमें यहाँ पर एक हल्का सा क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब क्या उसको क्या बोल सकते हैं, हॉल। क्या बोल सकते हैं उसको, हॉल। ये हॉल कोई क्या बोला गया है, गिरीबा। अब यहीं से जो पेनिस होता है, जिसको बोले तो पेनिस का नाम आ रहा है, पेनिस बोले तो आ रहा है। पेनिस यहीं से क्या करता है, इंटर करके यहाँ तक इसको क्या करता है, शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य रहता है। अगर शुक्राणु यहाँ गलती से यहाँ कहीं गिरा तो क्या जाएगा, नीचे की ओर फिर चलाएगा, फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। अब जैसी शुक्राणु यहाँ गिरी, किसको, योनि, इसको क्या बोलते हैं, योनि। यानी कि इतना तक यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचाना, किसको, यही पेनिस को। अगर पेनिस अगर काट के हटा दिया जाएगा तो बताओ क्या शुक्राणु यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं, ये यही ना यही रहेगा। अब यहाँ जैसे रहेगा तो शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएगा, ये यहीं से क्या आ जाएगा, बाहर चलाएगा, गिर जाएगा इधर। तो भैया नहीं गिर जाएगा अंदर तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन इसको क्या करता है, पेनिस जो होता है इतना लंबा था इसीलिए ताकि यहाँ तक इसको क्या करे, पहुंचा सके, किसको, शुक्राणु को। अब जैसे यहाँ पर शुक्राणु पहुंचेगा तो शुक्राणु के पास चलने की गति होता है, ये धड़ाक धड़ ऊपर ऐसे करके चल जाएगा, और यहाँ पर बैठा ले क्या, अंडाणु, उसके साथ निषेचन करेगा। निषेचन करके 7 से 8 दिन में यहाँ पर गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में आकर धीरे धीरे वो पलता जाएगा। 9 महीना के बाद उसको संतान पूरी तरह से तैयार हो गया, वो फिर माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए क्या हुआ, रेडी है, ठीक है। अब हम ये कल क्लास करेंगे क्या, तो हम अभी बताए थे अपरा के बारे में। अपरा बताए थे ना, अपरा तुम सबको उतना ज्यादा क्वेश्चन अपरा के बारे में नहीं पूछता है। और यहाँ पर से कुछ जो अंडाशय होता है, अंडाशय कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या, हार्मोन, जिसे अभी बोले थे ना, यहाँ से हार्मोन रिलीज करता है अपरा, सॉरी अंडाशय, जो बोलता है कि तुम भी अपरा का क्या करो, निर्माण करो। जैसे कि मान लिया जाए हमारा घर बली है, हमारा शादी हो गया, तो हमारा संतान उत्पन्न होने वाला अब 2-4 दिन और है, तो घर हम बोलेंगे भैया खिलौना उलौना व्यवस्था करके रखो, गेंदरा बिछौना करके रखो, बोल देता ना पहले। सेम उसी तरह अंडाशय जो होता, जब इस अंडाणु बनाता तो इसको बोल देता पहले कि भैया निर्माण करके रखो। सपोज करो हमारा घर वाली के संतान जो हुआ वो मर गया, डेट कर गया, खत्म हो गया, तो फिर कर वो भी खत्म हो जाएगा, गेंदरा बिछौना उसका भी फेंक देते हैं। जैसे वो देखा ना तुम सब, जो भूत कह रही थी, ठीक है, भूत, तो वो वही था, खत्म हो जाता, होता है ना। तो सेम उसी तरह निषेचन नहीं होती, इसका मतलब अंडाणु खत्म हो जाता। जब अंडाणु खत्म हो जाएगा तो यपरा भी अपना धीरे धीरे क्या हो जाता, खत्म हो जाता। सिंपल यही होता है, और बाकी बात कुछ नहीं। और बोले तो भैया अंडाशय यहाँ तक जाकर थोड़ी जाकर बताता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। तुम सब पढ़ा होगा, नियंत्रण में समय में पढ़ा है कि कुछ ऐसे हार्मोन होता है जो हमारे शरीर पर क्या करता है, नियंत्रण बनाकर रखता है, बताए थे ना। अब देखो समझ में तुम सबको आएगा। अब वहां पर बताए थे ना, एगो अंडाशय ग्रंथिया, अब वृषण ग्रंथिया, जनन ग्रंथिया के बारे में बताए थे। जनन ग्रंथिया 2, एक बोले थे अंडाशय, एक वृषण। अंडाशय एक वृषण, तो वृषण में देखा ना, वृषण जो बोले गूगल का, पोखरो अंदर में बहुत सारे हार्मोन निकलता है। हार्मोन के बारे में आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। यहाँ तक समझ में आया तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक।